चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक कल्पना करते हैं, एक बहुत बड़ा देश है। हाँ। इतना बड़ा कि उसकी जो कुल आबादी है ना, वो लगभग 14 करोड़ है। जो कि एक बहुत ही विशाल संख्या है। बिल्कुल। मतलब अगर हम इसे दुनिया के नक्शे पर रखें ना, तो ये जापान या फिर रूस जैसे विशाल देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सही बात है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर। ये देश दुनिया के किसी नक्शे पर है ही नहीं। अच्छा। हाँ, और तो और ये जो पूरी आबादी है ये किसी दूसरे महाद्वीप में नहीं है। ये यहीं है, भारत के एकदम बीचों बीच मौजूद है। लेकिन अगर आप इन्हें सरकारी कागजों में ढूंढने निकलें या समाज की मुख्य धारा में देखें, तो वो पूरी तरह से गायब हैं। मतलब एकदम अदृश्य हैं। ये बहुत ही अजीब और सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास योगेंद्र यादव का लिखा एक बेहद महत्वपूर्ण लेख है। जो कि काफी चर्चा में भी है। हाँ, ये लेख भारत की आगामी जाति जनगणना के बारे में है, लेकिन इसका जो सबसे अहम हिस्सा है ना, वो देश के सबसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के बारे में है। मतलब जिन्हें हम विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां कहते हैं। जी बिल्कुल। अंग्रेजी में इन्हें डीएनटी और एनटी कहा जाता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि आखिर इतनी बड़ी आबादी व्यवस्था की नजरों से गायब कैसे हो गई, और कैसे एक राष्ट्रीय जनगणना ही इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का शायद इकलौता रास्ता है। सही कहा। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात एकदम स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्या? वो ये कि आज हम जिस लेख के आधार पर ये विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो किसी विशेष राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये बताना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ उन ठोस आंकड़ों और ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखना है जो लेख में दिए गए हैं। लेख का मुख्य तर्क बहुत सीधा है। वो ये कि बिना सटीक डेटा के इन समुदायों को वो संवैधानिक सुरक्षा और संसाधन मिल ही नहीं पा रहे जिनके वे हकदार हैं। मतलब ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों और डेटा का मामला है। एकदम सही। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी चूक है जिसे सुधारे जाने की जरूरत है। तो इतिहास की बात करें तो वर्तमान की इस अदृश्यता को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। उस दौर में जहां से इस अन्याय की शुरुआत हुई थी। हाँ, लेख में ब्रिटिश शासनकाल के एक कानून का जिक्र है जिसे पढ़कर सच में किसी की भी रूह कांप जाए। आप 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मतलब एक ऐसा कानून जिसने इन पूरी की पूरी जनजातियों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया था। क्रिमिनल्स बाय बर्थ। हाँ, सोचने वाली बात है, एक बच्चा पैदा होता है, उसने अभी अपनी पहली सांस ली है, लेकिन कानून की नजर में वो पैदा होते ही एक मुजरिम बन गया है। ये कानून अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक ऐतिहासिक सच्चाई है। सच में? ये बताता है कि सत्ता का इस्तेमाल कितने अमानवीय तरीके से किया जा सकता है। औपनिवेशिक सरकार ने बिना किसी सबूत के या बिना किसी अपराध के महज एक खास समुदाय में जन्म लेने के आधार पर लाखों लोगों पर मोहर लगा दी। बाप रे! और इसका जो सबसे बड़ा त्रासदीपूर्ण पहलू है ना, वो तो और भी हैरान करने वाला है। देर से मिली आजादी वाला हिस्सा। हाँ, मतलब 1947 में भारत आजाद हो गया, चारों तरफ जश्न का माहौल था। बिल्कुल, तिरंगे फहराए जा रहे थे। लेकिन इन समुदायों के लिए उस दिन कोई आजादी नहीं आई। लेख के अनुसार इन्हें इस कानून से 1952 में जाकर विमुक्त या डीनोटिफाई किया गया। मतलब इनके लिए आजादी पूरे 5 साल की देरी से आई। 5 साल की देरी, ये सोचकर ही दिमाग सुन्न जाता है। जब ये देश अपना संविधान बना रहा था, तब ये लोग तकनीकी रूप से अभी भी जन्मजात अपराधी ही माने जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय था। लेकिन जो बात मुझे इस लेख में सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो ये कि 1871 का ये खत्म हो चुका कानून आज तक इन समुदायों का पीछा कर रहा है। बिल्कुल, आज भी इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाँ, लेख साफ तौर पर बताता है कि आज भी इन्हें पुलिस प्रताड़ना और भयानक सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। लेखक ने इनकी स्थिति की तुलना अमेरिका के नेटिव अमेरिकन से भी की है। सही कहा, जिनका पूरा वजूद ही मिटाने की कोशिश की गई थी। ये तो ऐसा है जैसे किसी के माथे पर जन्म लेते ही एक ऐसा बारकोड चिपका दिया गया हो जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 1871 के एक कानून का ठप्पा, जिसे कागजों पर रद्द कर दिया गया है, वो आज तक इन समुदायों का पीछा क्यों कर रहा है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये
कि सामाजिक कलंक सिर्फ कागजों पर कानून रद्द करने से खत्म नहीं होते। मतलब समाज की सोच नहीं बदलती। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और समाज को पीढ़ियों तक ये ट्रेनिंग दी जाए कि कोई समूह स्वाभाविक रूप से अपराधी है, तो वो सोच समाज के डीएनए में बैठ जाती है। एकदम सही। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बहिष्कार की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। 1952 में कानून तो बदल गया, लेकिन क्या समाज का नजरिया बदला? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। पुलिस की नजर में आज भी अगर कोई घुमंतू समुदाय किसी गांव के बाहर डेरा डालता है ना, तो वहां होने वाली किसी भी चोरी का पहला शक उन्हीं पर जाता है। मतलब वो जो बारकोड वाली बात मैंने कही, वो सच में आज भी काम कर रहा है। हाँ, वो दरअसल पीढ़ियों से चला आ रहा पूर्वाग्रह है जो बिना किसी लिखित कानून के आज भी पूरी ताकत से काम कर रहा है। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने अन्याय किया। ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो चले गए ना। आजादी के इतने दशकों बाद हमारी अपनी आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में ये लोग कैसे गायब हो गए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेख बताता है कि ये अदृश्यता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे प्रशासनिक ढांचे की ही देन है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, आधुनिक व्यवस्था की सच्चाई ये है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को तभी पहचानती है जब वो किसी सरकारी श्रेणी या बॉक्स में फिट बैठता हो। अच्छा। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि डीएनटी और एनटी समुदायों को कभी भी एक समूह माना ही नहीं गया। मतलब उन्हें बांट दिया गया। हाँ, उनका वर्गीकरण पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इसे फ्रैगमेंटेड क्लासिफिकेशन कहा गया है। तो ये कैसे बटे हुए हैं? कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति यानी एससी की सूची में डाल दिया गया, कुछ को अनुसूचित जनजाति या एसटी में रख दिया गया, और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आते हैं। ओहो। और एक बहुत बड़ी गैर पंजीकृत आबादी तो ऐसी है जो किसी भी लिस्ट में है ही नहीं। मतलब वे किसी भी कानूनी सुरक्षा जाल से बाहर है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कुछ लोग एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल हैं, तो क्या ये काफी नहीं है? ये जो बिखराव है वो इतनी बड़ी समस्या क्यों है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। देखिए, नीतियां शून्य में काम नहीं करती। मतलब जब आप एक ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं ना, तो उनकी सामूहिक, राजनीतिक और सामाजिक आवाज कमजोर हो जाती है। अच्छा, मतलब उनकी कोई एक पहचान नहीं बचती। बिल्कुल। जब कोई विशेष पहचान ही नहीं है, तो सरकार उनके विशिष्ट मुद्दों के लिए नीतियां कैसे बनाएगी? जैसे कि उनके घुमंतू होने की वजह से आने वाली दिक्कतें। हाँ, एक परिवार जो सदियों से घुमंतू जीवन जी रहा है, जिसके पास कोई स्थायी जमीन नहीं है, वो कागजात कहाँ से लाएगा? सही बात है। और लेख में एक और बहुत गहरे संकट का जिक्र है, इनकी सांस्कृतिक पहचान का मिटना। ये संस्थागत अदृश्यता का एक बहुत ही दुखद पहलू है। लेख बताता है कि कैसे इनकी भाषाओं को महज बोलियां कहकर खारिज कर दिया जाता है। हाँ, मानो उनका कोई महत्व ही ना हो। बिल्कुल। और इनका जो पारंपरिक ज्ञान है, जैसे औषधीय पौधों की जानकारी या हस्तशिल्प और प्रदर्शन कलाएं, आधुनिक औद्योगिक मानकों ने उन सबका अवमूल्यन कर दिया है। एकदम सही। जब आप सिस्टम में मौजूद ही नहीं हैं, तो आपकी संस्कृति को बचाने के लिए कोई फेलोशिप या ग्रांट क्यों मिलेगी? जब व्यवस्था आपकी पहचान को मान्यता नहीं देती, तो आपका पूरा सांस्कृतिक वजूद धीरे धीरे मिटने लगता है। तो अगर मुख्य समस्या पहचान और डेटा की है, तो क्या सरकार के पास इन्हें गिनने का कोई तरीका नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब क्या ये लोग इतने बिखरे हुए हैं कि इन्हें गिना ही नहीं जा सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेख के अनुसार तो सरकार के पास पहले से ही सारा बुनियादी ढांचा मौजूद है। जी हाँ, और ये इस पूरी बहस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेख में उन प्रमुख आयोगों का जिक्र है जो पिछले 15 सालों में हुए हैं। जैसे कि रेंके आयोग? बिल्कुल, 2008 का रेंके आयोग। इस आयोग ने पहली बार इनकी आबादी का अनुमान लगभग 10.74 करोड़ लगाया था। बाप रे। 10.74 करोड़। हाँ। और बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई। फिर 2017 में इदाते आयोग आया। उसने क्या किया? इस आयोग ने बाकायदा 1200 विशिष्ट समुदायों की पहचान की। हाँ। और स्पष्ट रूप से एक समर्पित जनगणना गिनती की सिफारिश की। मतलब समुदायों की पहचान भी हो चुकी है। हाँ, और इसके अलावा लेख में 2023 के भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी जिक्र है। अच्छा,
उस सर्वे में क्या मिला है? इस संस्था ने अवर्गीकृत समुदायों के बारे में जानकारी के अंतराल को भरने के लिए बाकायदा जमीनी डेटा प्रदान किया है। ये सुनकर तो हैरानी भी होती है और थोड़ा अजीब भी लगता है। क्यों? मतलब हमारे पास पिछले 15 सालों के 3 बड़े कमीशन और सर्वे की रिपोर्ट्स हैं। डेटा मौजूद है। हाँ बिल्कुल है। ये तो ऐसा है जैसे किसी मकान का पूरा नक्शा और सारा सामान सामने रखा हो, बस उसे बनाने की शुरुआत ही नहीं हो रही। ऐसा क्यों? अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो जवाब बहुत स्पष्ट है। वो क्या? लेख का हवाला देते हुए मैं कहूंगी कि प्रशासनिक उपकरण और डेटा तो मौजूद है, जो एकमात्र चीज बाधा बनी हुई है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। मतलब पॉलिटिकल विल की कमी है। एकदम सही। करोड़ों नए लोगों को अधिकारों के दायरे में लाना एक बड़ा कदम होता है। इसके लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है उसी की साफ कमी यहाँ दिखाई देती है। यथास्थिति बनाए रखना हमेशा आसान होता है? बिल्कुल। तो अब जबकि हम समस्या और उपलब्ध डेटा दोनों को समझ चुके हैं, तो 2027 की आगामी जनगणना के लिए आखिर मांग क्या की जा रही है? यहीं पर 3C का सिद्धांत सामने आता है। ये बहुत ही स्पष्ट मांग है। 3C ये क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइए। इसमें पहला C है कॉग्निजेंस, यानी संज्ञान लेना। संज्ञान? इसका मतलब इनकी पहचान को स्वीकार करना। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य औपचारिक रूप से ये स्वीकार करे कि DNT और NT समुदायों की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। जब तक आप किसी समस्या का संज्ञान नहीं लेंगे, उसे सुलझाएंगे कैसे? बिल्कुल। और दूसरा C है कैटेगराइजेशन, यानी वर्गीकरण। ये वही बिखराव वाली बात है ना? हाँ, मांग ये है कि इन्हें SC या ST से अलग एक नई और विशिष्ट संवैधानिक अनुसूची के तहत एक साथ समूहीकृत किया जाए। मतलब इनके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल हो। एकदम सही। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण C है काउंटिंग, यानी गिनती। मतलब 2027 की जनगणना में इन्हें गिना जाए। हाँ, सटीक जनसंख्या का पता लगाने के लिए एक अलग कॉलम बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप गिने नहीं जाते तब तक आप व्यवस्था के लिए मौजूद ही नहीं है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आप ही बताइए। मुझे लगता है कि ये केवल एक फॉर्म में नया बॉक्स बनाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो करोड़ों लोगों के अस्तित्व को स्वीकार करने की बात है। सही कहा। एक्सपर्ट विश्लेषण के तौर पर मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि लेखक का निष्कर्ष भी यही है। यदि 3C को लागू नहीं किया गया और इन समुदायों की गिनती नहीं की गई, तो ये औपनिवेशिक काल की क्रूरता को ही आगे बढ़ाने जैसा होगा। बाप रे, मतलब अंग्रेजों का किया हुआ अन्याय आजाद भारत में भी चलता रहेगा? हाँ, अनजाने में ही सही, लेकिन व्यवस्था उसी क्रूरता को जारी रखेगी। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने कैसे एक कलंक की शुरुआत की और कैसे इन्हें 1952 में जाकर अधूरी आजादी मिली। फिर हमने समझा कि आधुनिक व्यवस्था में इनका बिखरा हुआ वर्गीकरण कैसे इनके सांस्कृतिक और संस्थागत मिटाव का कारण बन रहा है। और आखिर में हमने 2027 की जनगणना से जुड़ी 3C संज्ञान, वर्गीकरण और गिनती की मांग पर बात की। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये जानकारी मायने क्यों रखती है? बहुत अहम सवाल है। क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वो अपने सबसे हाशिए पर और अदृश्य रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एकदम सही बात है। जब तक 14 करोड़ लोगों की गिनती नहीं होती, देश के विकास की कोई भी तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। और अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। वो क्या? आधुनिक राज्य व्यवस्था पूरी तरह से डेटा पर निर्भर करती है। अगर आपका डेटा है तो आपको संसाधन मिलेंगे। हाँ, ये तो आज के सिस्टम की सच्चाई है। लेकिन जरा उन समुदायों के बारे में सोचिए जिनका पूरा इतिहास ही राज्य की नजरों से बचकर छिपने और अदृश्य रहने पर टिका था। मतलब छिपना ही उनके बचने का इकलौता तरीका था। बिल्कुल। लेकिन आज उनका अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर हो गया है कि वो उसी व्यवस्था की नजरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दें। ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास है। तो सवाल यही है कि क्या हमारी व्यवस्था इस ऐतिहासिक विरोधाभास को सुलझाने के लिए तैयार है? क्या 2027 में ये 14 करोड़ लोग व्यवस्था को दिखाई देंगे? खैर, इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।